चलिए आज लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर में हम देखेंगे एनालिटिकल और हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है आपके एटीसी और गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पिछला जो हमारा लेक्चर आया था उसके अंदर में आपने जो बेसिक डेफिनेशन थी कि क्या हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं और किस तरह से हमें उनका रिप्रेजेंटेशन करना होता है। फिर उसके बाद में हमने उसके मॉडुलस के बारे में जानकारी ली थी कि मॉडुलस कैसे निकाला जाता है उसका। फिर उसके बाद में हमने आर्ग्यूमेंट के लेकर बात करी थी। तो जहाँ पर आर्ग्यूमेंट के हमने लेके कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे सोल्व किए थे आप लोगों के साथ में। आज हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा आगे फिर बढ़ने की कोशिश करेंगे, एनालिटिकल और हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं भाई। तो पिछली जो हमारी क्लास थी वो शायद यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर हमने निकाला था कि दोनों के आर्गुमेंट Z1/Z2 था, वहाँ पर उनके बीच में क्या आर्गुमेंट रहा होगा, तो आप लोगों ने निकाला कि वो मेरे पास में 0 वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं हमारे पास में मॉडुलस और आर्गुमेंट्स को लेके भी। इससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी अगर आप लोगों को ध्यान है तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास में कॉन्जुगेट होता है उनसे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में वहाँ पर बात करी थी। अब इसके अंदर में देखिए, जैसे मान लो मेरे पास में एक आर फंक्शन जेड जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे पास में कौन सी फॉर्म हो गई है, पोलर फॉर्म हो गई है। और ये मेरे पास में किस तरह का हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आर इसके आगे जो मेरे पास में लगा हुआ है उसकी वैल्यू आप सबको पता है कि इसका मॉडुलस जो होता है दैट इज A² प्लस में B² और पूरे का अंडर रूट आ जाता है, तो हम इसकी वैल्यू आर से डिफाइन करते हैं। अब ऐसा हो जाए कि मान लो दो मेरे पास में फंक्शन आ जाए जेड से रिलेटेड ही, एक मेरे पास में Z1 आ जाए और एक मेरे पास में Z2 फंक्शन आ जाए, तो उनके बीच में क्या रिलेशन मेरे साथ में बनने वाली हैं। तो आप इस Z1 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म के बाद में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब मेरे पास में क्या प्रॉपर्टीज बनने वाली इनकी मॉडुलस और आर्गुमेंट को लेके, तो ये कहता है कि भाई अगर मेरे पास में दो फंक्शन Z1 और Z2 आ गए, यानी कि Z1 और Z2 आ गया, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसका आप क्या ले लो, इसका मॉडुलस ले लो। यानी कि मॉडुलस लेने का मतलब क्या है कि मैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पर हम ऐसा साइन लगा लेते हैं, दो डंडी लगा दी मैंने इसकी दोनों साइड में, ऐसे लाइंस मैंने इस पे खींच दिए, तो इसका मतलब है कि मैं उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर उसकी जो भी बात कर रहे हैं कि A² प्लस में B² जो आप ये निकालते हैं वो उसके एम्पलीट्यूड निकालते हैं, यानी कि उसके मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो आप ऐसा करो या फिर ऐसा करो कि इंडिविजुअली आप उनके मॉडुलस निकाल लो, यानी कि Z1 और Z2 है उनके मॉडुलस निकालो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर भी आप लोग के पास में सेम आने वाला है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होने वाली है ये, ध्यान रखना भाई इस चीज़ को लेके ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसको पोलर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो थोड़ा सा पिक्सल इसके फट रहे हैं, चलो कोई नहीं, तो आज थोड़ा सा इसके अंदर में भाई थोड़ा सा इसके साथ में सहयोग दे लो, आगे से और कोशिश करेंगे थोड़े और स्कैनिंग जो है अच्छे से हो जाए। तो मेरे पास में दो फंक्शन है R1 और R2 मेरे पास में फंक्शन आएंगे। इन दोनों का जब मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास में बन जाएंगे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 और इसका एम्पलीट्यूड Z1 प्लस में एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 एज इट इज़ मैं यहाँ पर इसके साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, जब मैं इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरा मैंने यहाँ पर बात करी तो R1 R2 जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो R1 R2 और एक्सपोनेंशियल पावर में आइटा और θ1 प्लस में θ2 दोनों हमारे पास में एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं इसके अंदर में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं Z1/Z2 की बात करें तो इसका जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ, अगर Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 ये भी हम कर सकते हैं, या फिर आप लोगों से निकालने के लिए बोल दिया जाए तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आप इसको जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसके R1 और R2 ये तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे और एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएंगे मेरे पास में जो एंगल्स होने वाले हैं भाई ये मेरे पास में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऐड नहीं आएगा। ये एंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं, यानी कि θ1 माइनस में θ2 आप लोगों को इसका आंसर मिलने वाला है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तीसरी प्रॉपर्टी आती है मेरे पास में कि अब मैं फंक्शन जो है मेरे पास में दोनों वेरिएबल हैं, इनको Z1 और Z2 है, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो क्या प्रॉपर्टी बनती है। तो इन दोनों का जो मॉडुलस आएगा ना जोड़ने के बाद में उसका जो मोड निकालते हैं तो वो लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, किसके, इंडिविजुअली उनके निकालो और उनको जेड जो उनका मॉडुलस है उनको आपस में ऐड कर दो। तो इसी को आप एक नाम जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से भी आप इसको जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि इसके अंदर में मैंने माइनस कर दिया तो माइनस कर दिया तो यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर देन हो जाता है और इनके जो मॉडुलस आएंगे दैट विल बी Z1 का मॉडुलस माइनस में Z2 का मोड होगा, इसके बराबर में हमारे पास में वैल्यू आने वाली। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि दो यूज होंगे हमारे पास में, ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेनी है।
चाहे मैं इस फॉर्म में बात करूं, चाहे मैं इस फॉर्म में बात करूं, चाहे मैं इसके अंदर में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है उसके अंदर में बात करूं, तो तीनों चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, अब मान लो ऐसा हो जाए कि मेरे पास में जेड जो है उसका आपने मॉडुलस निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारे पास में इक्वल होता है, तो पहले आप जेड निकालो और उसका कॉन्जुगेट निकालो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आप लोगों के पास में यही वैल्यू मेरे पास में आने वाली है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो मैं इसको रिप्रेजेंटेशंस पर हम बात करना चाहूँगा मॉडुलस और आर्गुमेंट को लेकर। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि हमने जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था पहले हमने पढ़ी थी, क्या बात कि जेड मेरा फंक्शन है वो एक्स प्लस में आइटा वाई का है, या फिर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ ए प्लस में आइटा बी के रूप में। ओके, जिसके अंदर में ये मेरा बी जो है वो मेरा इमेजिनरी फंक्शन होता है, और यहाँ पर जो रियल फंक्शन होगा उसकी वैल्यू जो मेरे पास में ए आ रही है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ी थी बात। अब क्या जरूरी है कि भाई ये साइन जो मेरे पास में प्लस रहे और ये भी प्लस रहे? हो सकता है कि ये ए माइनस आइटा भी आ जाए, या फिर हो सकते हैं माइनस ए प्लस में आइटा भी आ जाए, या फिर दोनों ही नेगेटिव आ जाए, माइनस ए माइनस में आइटा भी। तो इनका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यानी कि मॉडुलस कैसे निकालेंगे, या फिर हम इनके आर्गुमेंट के ऊपर में कैसे काम करेंगे? तो मैग्नीट्यूड तो देखो चाहे कोई भी फॉर्म मेरे पास में आ जाए भाई, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस की बात करो तो वो तो हमेशा रहने वाला है सेम। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पास में साइन है। हमें करना क्या होता है, जो हमारे पास में ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, और जो बी की वैल्यू उसका स्क्वायर करो, इसका रूट ले लेना। तो हमेशा इसका आर्गुमेंट कोई भी फॉर्म आ जाए, सभी के अंदर में मेरा आर्गुमेंट जो है वो जो हमारे पास में मॉडुलस है वो तो सेम रहने वाला है, उसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर गिवन हो गई है। अब बात करता हूँ मैं इसका आर्गुमेंट को लेके। तो आर्गुमेंट के अंदर में इसके 4 केसेस बनते हैं, हर एक को लेकर चलते हैं। पहला केस मैं ए प्लस में आइटा बी का लेके चल रहा हूँ। तो ए प्लस में आइटा बी का मतलब, ध्यान से सुनना, मैं जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर पे भी ये चीज़ बताई थी। अगर पिछला नहीं देखा है ना तो भाई यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला नहीं है आप लोगों को, आर्ग्यूमेंट्स को लेके या फिर जो मॉडुलस है उसको लेके। तो पिछला लेक्चर जरूर देख के आना यहाँ पर, ठीक है? तो ये मेरे पास में गिवन है कि ये एंगल ऐसे बना हुआ है, यानी कि ये मेरे पास में ए है और ये बी है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ए कहीं यहाँ रहा होगा, यानी एक्स एक्सिस पर। रियल ऑफ जेड की बात करता हूँ मैं, इमेजिनरी ऑफ जेड है वो मेरा इस साइड में रहेगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी कि ये मेरे पास में थीटा एंगल आ गया भाई, क्योंकि ये मेरे पास में पॉजिटिव और ये मेरे पास में पॉजिटिव है। तो मॉडुलस तो आप लोगों ने निकाल लिया कि ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू का आप रूट कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, तो आप लोगों के पास में आ जाएगा। जब इसके आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं ना भाई, तो मुझे देखना होता है कि रियल से कितना ऊपर चला गया ये। तो रियल से गया कितना, थीटा गया ये। अब इस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, थीटा ये अगर ये मैं पूरी इसको मिला दूं तो ये मेरे पास में एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसके अंदर ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास में वाई है और ये मेरे पास में एक्स बना हुआ है। या फिर ये मेरे पास में ए बना हुआ है और ये मेरे पास में बी बना हुआ है। तो किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी है कि इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, यही तो फॉर्म लिखते थे भाई हम, कि इसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो ये मेरे पास में आने वाला है। तो इस फॉर्म के लिए तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए हैं भाई। दूसरी फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, दूसरे को अब देख लेते हैं। तो दूसरा जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज a माइनस में आइटा बी। a माइनस आइटा बी जब मेरे पास में आ रहा है तो उसकी फॉर्म कहीं यहाँ पर मेरे पास में ये बनी होगी, इसके अंदर में ये फॉर्म बन रही होगी मेरे पास में a माइनस आइटा बी की। तो आप इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेरे पास में ये पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, इसको मैं पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। और ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये मेरा जो फंक्शन आने वाला है a माइनस आइटा बी है। a माइनस आइटा बी का मतलब है कि a तो भाई यहीं कहीं रहा होगा, और b जो है वो कहीं यहाँ पर आ गया, यानी कि नेगेटिव में आ गया, नीचे की साइड में आ गया ना। ये नीचे जो हमारे पास में ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे माइनस वैल्यू होती है। तो ये पॉइंट मिल गया भाई मेरे को ये, और यहाँ से ये मिल गया। तो आप ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दो, ये मिला दिया भैया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात हुई है। अब क्या करना है आप लोगों को, आपको तो ये चेक करना है कि भाई जो मेरा रियल पार्ट था, रियल पार्ट है, उसको मैं इस वेक्टर तक, इस पोजीशन तक लेके जाऊंगा तो कितना एंगल मुझे मूव करवाना पड़ेगा। तो इसको आप कहाँ मूव करवाएंगे, आप नीचे की साइड में मूव करवाना पड़ेगा भाई। ये थीटा एंगल अब किसके बीच में बन गया, ये थीटा एंगल यहाँ बन गया है। तो इस एंगल को मूव करवाएंगे तो ये तो वैल्यू अभी भी वाई रही है और ये मेरे पास में एक्स बनी हुई है। तो इसके अंदर में आप देखते हैं कि जब भी कोई कैलकुलेशन एंगल मेजरमेंट करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दो होती है हमारे पास में, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक मेरे पास में होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हम नेगेटिव एंगल लेते हैं, और जब हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव एंगल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ आप कि मुझे इस रियल को नीचे की साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना है या फिर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना है? बिल्कुल यहाँ पर मुझे नीचे की साइड में लेके आना पड़ेगा। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट निकल के आने वाला मेरे पास में दैट विल बी tan इनवर्स बी माइनस ए, बी डिवाइडेड बाई ए।
क्योंकि ये मेरे को उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आना है, तो मुझे इसके साथ में माइनस एंगल लिखना पड़ेगा। ये आपके गेट के अंदर में या फिर एग्जाम के अंदर में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इनके आर्गुमेंट निकालने के लिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से ये टर्म्स हमारे पास में आती है। चलिए तीसरे केस की हम बात कर लेते हैं, माइनस ए प्लस में आइटा बी की बात कर लेते हैं। ओके, तो माइनस ए प्लस में आइटा बी कहाँ पे बनेगा भाई? तो आपको साफ दिख रहा है कि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव आ गया है और ये दूसरा हमारे पास में पॉजिटिव पार्ट आ गया। तो चलो भाई इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट कहीं ऐसा बन रहा होगा, यानी कि पिक्सल्स फटे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसके अंदर में और बढ़िया से पिक्सल आप लोगों को दे दी जाएंगे। चलिए, तो ये मेरे पास में ए जो मेरे पास में इस साइड में है और वाई मेरे साथ में इस साइड में, तो माइनस ए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया और y की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही होगी जो भी मेरे पास में इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट मिलने वाला है, तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे भाई, लो ये मिल गया मेरे पास में। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन सा एंगल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर मुझे आर्गुमेंट की बात करनी है। तो आर्गुमेंट की बात करने के लिए तो मुझे ये देखना पड़ता है कि रियल जो मेरे पास में जेड है इसको मैं कितना मूव करवाऊं, यानी कि मुझे कितना मूव करवाना पड़ेगा इसको कि ये मेरे पास में इस वैल्यू पर पहुंच जाए, यानी कि इस वेरिएबल पर पहुंच जाए। तो आप सबको दिख रहा है कि ये मुझे इतना मूव करवाना पड़ेगा, यानी कि थीटा एंगल मुझे मूव करना पड़ेगा, थीटा एंगल मुझे मूव करना पड़ेगा ना। और ये मेरे पास में एंगल जो है ये मेरे पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में आप मान लो इसको थीटा डैश आप लोग मान लो। तो आप कह सकते हैं कि टोटल मेरे पास में 180 डिग्री एंगल है, उसमें से अगर मैं ये एंगल निकाल दूं, ये एंगल निकाल दूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना आर्ग्यूमेंट आ रहा है भाई, ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो यही तो किया मैंने कि 180 कर लिया मैंने, 180 में से माइनस करना है मुझे कौन सा, ये थीटा एंगल, थीटा डैश एंगल। तो थीटा डैश एंगल की आपको सबको पता है कि वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, क्योंकि ये मेरे पास में परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, सेम वही चीज़ है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भाई आर्ग्यूमेंट कहाँ से लेना होता है अपने को, वो समझ में आ गया तो आपको ज़्यादा इसके अंदर में और दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। तो ये केस आ गया कि जब भी आपके पास में इस तरह का कोई फॉर्मेशन आता है तो आप इसको 180 माइनस में टेन इनवर्स बी बाई ए लिख सकते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास में केस कौन सा हो गया, माइनस ए माइनस आइटा बी, यानी कि जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वो कहीं वेक्टर इस साइड में मिल रहा होगा यहाँ पर। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अब देखो आपको क्या करना होता है, इस रियल ऑफ जेड को देखना होता है कि कितना मुझे मूव करवाना पड़ा होगा। तो इसको यहाँ से आप घुमाओ, ये गया और ये यहाँ पर आ गया भाई। तो 180 तो ये ऑलरेडी था मेरे पास में और ये एंगल और नीचे आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास में ये एंगल जुड़ गया, दैट इज थीटा डैश। ठीक है, ये थीटा डैश हो गया मेरे पास में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 180 प्लस में, और ये थीटा डैश की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, टेन इनवर्स, और ये मेरे पास में क्या था, अगर ये बी और ए की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये बी है और ये मेरे पास में ये है, तो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चार केसेस बनते हैं भाई, जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इसको यहाँ पर मैंने समराइज भी कर दिया है कि जब भी आप लोगों से ये फॉर्म दे दी जाए और पूछा जाए इसका आर्गुमेंट क्या है तो, और मैग्नीट्यूड क्या है या मॉडुलस क्या है, तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर उसका रूट, और जब आप उसके आर्गुमेंट की बात करेंगे तो टेन इनवर्स बी बाई ए इसका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या केस आ गया कि a माइनस माइटा बी आ गया, तो आपको क्या करना होता है, आपको समझ में आ रहा है कि माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए क्यों आया, क्योंकि ये नीचे की साइड में आ गया, तो इसको नेगेटिव हमें इस तरह से अप्रोच करना होता है। अगला मेरे पास में माइनस ए प्लस में आइटा बी आ गया, तो उसको क्या करना होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट है यहाँ कहीं बन रहा होगा, मुझे ये मूव करवाना है, तो टोटल 180 में से ये एंगल माइनस कर दो, और ये एंगल आपको बहुत अच्छे से पता है टेन इनवर्स बी बाई ए मेरे पास में बनता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माइनस ए भी आ गया, तो आपको पता है कि ये यहाँ पर आएगा तो 180 हो गया, और ये आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आप टेंजेंट के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स बी बाई ए इसके साथ में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व करके देख लो। टू प्लस में थ्री आइटा है, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टू माइनस थ्री आइटा है उसके अंदर में भी जो ऊपर बताई गई वो सारे फॉर्मूला आप लगाएंगे और अपनी तरफ से इसको प्रैक्टिस करेंगे, या आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस दे दिए गए, क्या इनके आंसर आएंगे वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या इनके मॉडुलस के अंदर में कोई चेंज आएगा, आंसर इज नो, इनका मॉडुलस अभी भी सेम बना रहेगा, दैट इज रूट 13 हमेशा इसका मॉडुलस बनने वाला है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आप लोगों को एग्जाम के अंदर में मिल सकते हैं कि माइनस आइटा आप लोगों को दे दिया गया और पूछा गया है इसका मॉडुलस बताओ और आर्ग्यूमेंट बताओ। तो मॉडुलस तो इसका पता है आप लोगों को कि भाई इसका 1 आने वाला है, क्योंकि जो इसको फॉर्म में से इसकी फॉर्म में लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो x जो होगा मेरे पास में जीरो प्लस में जीरो माइनस है ना, तो जीरो माइनस में आइटा आप लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू मेरे पास में -1 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और रूट करेंगे तो उसका भी वैल्यू मेरे पास में 1 आएगा। इन मॉडुलस तो मेरे पास में 1 आ गया। जब इसके हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट आप कैसे निकालते हैं, 1i हो गया, ये माइनस आई हो गया ना, एक मिनट, यहाँ ये मेरे पास में आई हो गया,
तो x की वैल्यू आपके पास में 0 है, y की वैल्यू आपके पास में -1 है। आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, दैट इज tan इनवर्स 1/0 आप लोगों को मिलने वाला है। और ये हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों को अभी जैसे बताया भी था मैंने कि उसके डायरेक्ट निकालने का तरीका आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास में x माइनस में आइटा y आप लोगों को मिल जाता है तो उसका डायरेक्ट आप लिखते हैं कि tan इनवर्स, जो माइनस में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था आप उस माइनस को छोड़ भी सकते हैं। तो आपको तो सिर्फ ये पता है कि इसकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करना है, आपको सीधी वैल्यू इनकी पुट करना है और माइनस साइन आप लोगों को बाहर रख देना है। ओके, या फिर आप यहाँ से भी इसको -y रख के भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इसको प्लस मान के चलना पड़ता था। तो वो सारी शॉर्ट मैंने कर दी है इसके अंदर में कि जब भी आपको यूज़ करना है तो डायरेक्टली आपको क्या यूज़ करना है, y/x का ही फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है, tan इनवर्स y/x यूज़ करना है। इसके साथ में कोई भी साइन आप लोग इसके साथ नहीं लगाएंगे। उसी तरह से ये मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कैसे करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से निकाल कर आपको इसको यूलर फॉर्म के अंदर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में कोस पाई और ये आइटा साइन पाई बनेगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो -1 होता है कोस पाई और साइन पाई 0 होता है, तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, तो ये मेरे पास में इस क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि मुझे 180 में से ये एंगल माइनस करना पड़ेगा और इस एंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई ये -1 नहीं आएगा भाई, ये खाली +1 आएगा, यानी कि +1 उसके साइन के साथ में आप लोग को रिप्रेजेंट कर देना है। आप लोगों की जो एंगल होगा या आर्ग्यूमेंट होगा वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनालिटिक फंक्शन के नाम से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। और ये इसके अंदर से गेट के अंदर में या फिर जो एटीसी के एग्जाम के अंदर में मैक्सिमम चांसेज है कि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे क्या हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर ले, तो ये कहता है कि कोई भी मेरे पास में एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पर जो उसकी डोमेन आप लोग को गिवन है, यानी कि कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीधा मतलब है कि उसकी जो भी फंक्शन होगा उसके पास में एक सिंगल वैल्यू होगी, क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तब और इजीली समझ में आती चले जाएंगे, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल जब भी आप लोग को मिलेंगे तो मैं आप लोग को जब कैलकुलस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि चाहे आपके पास में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आए, या सिंगुलर साइन का फंक्शन आए या कोस का फंक्शन आए, तो ये सारे फंक्शन हमारे पास में क्या होंगे, कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो आप लोग को जो क्वेश्चन के अंदर में मिलेंगे वो इसी तरह के फंक्शन मिलेंगे। तो आप लोग को ये स्टेप जो होता है वो आप लोग को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देख सकते हैं कि मेरे पास में साइन का फंक्शन है, कोस का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है या फिर पॉलिनोमियल है, तो कन्फर्म है कि वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना ही होना है। ओके, और उसकी हमेशा एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि वो मेरे पास में कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे पास में एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं है, तो इसकी दो कंडीशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो क्या कंडीशंस होती हैं, पहला तो ये कहेगा कि भाई मेरे पास में कोई फंक्शन एफ जेड है, उसको मैं u प्लस में आइटा v की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। याद रखना कि इसके अंदर में हम u और v की फॉर्म में ही मैक्सिमम यूज करते हुए चलते हैं। तो आप इसको किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो होंगे वो हमारे एक्स वाई की फॉर्म में आते हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं और इनको हम यू और वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो मैं यू को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यू को मेरे पास में कोई फंक्शन होगा दैट विल बी एक्स वाई का फंक्शन होगा। फिर मैं बात करूंगा कि ये आई वी जो होगा मेरे पास में आइटा वी होगा, जो वी है वो भी मेरे पास में फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रख लेनी है कि दोनों मेरे पास में जो फंक्शन बनेंगे वो मेरे पास में एक्स वाई के ही फंक्शन बनेंगे। ओके, चलो अब इसके अंदर में क्या करना होता है, इसको कंटिन्यूस हमें चेक करना होता है, तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव कर लेने होते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करने हैं, सबसे पिछली जो क्लास थी उसके अंदर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि क्या पार्शियल होता है और क्या मेरे पास में टोटल डेरिवेटिव होते हैं। ओके, तो उसके अंदर में भाई देख के जरूर आना उस लेक्चर को, वरना यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे आप लोग। तो यू की मैं बात करूँ तो यू मेरे पास में जो है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा कि पहले तो u का जो मेरे पास में फंक्शन है, यानी कि ये मेरे पास में एक्स वाई का फंक्शन है, इसको पहले x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। फिर u है उसको y के रिस्पेक्ट में ही करना है, यानी कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएट x की फॉर्म में और फिर y की फॉर्म में y के साथ में करना है। फिर आपका जो v फंक्शन बना है, यानी कि जो आपका इमेजिनरी फंक्शन है, उसको पहले x के साथ में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। फिर उसी फंक्शन को
y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके देखना है, ठीक है। तो ये हमें देखना होता है कि ये हमारे पास में जो रीजन है उसके अंदर में कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को जब क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा वो फंक्शन आप लोगों को या तो पॉलिनोमियल मिलेंगे या एक्सपोनेंशियल मिलेंगे या फिर साइन के या फिर कोस के मिलेंगे। तो आप इस स्टेप को डायरेक्टली वहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो मेरे पास में कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द रीजन आर जो आप लोग को दिया गया है, ठीक है। ये पहली कंडीशन होती है जब भी हम एनालिटिकल फंक्शन को चेक करते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अंदर में जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछेगा कि मेरा ये जो फंक्शन है जो गिवन है मेरे पास में वो एनालिटिकल है या नहीं है। फिर दूसरे जो इसके अंदर में टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर में ये पूछेगा कि आप लोगों को एक रियल पार्ट उसके दे देगा और आप लोगों से पूछेगा भाई इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर इसके अंदर में बनेंगे एनालिटिकल फंक्शंस के रूप में। ओके, अब मैं बात करता हूं दूसरी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन के बारे में। तो पहली कंडीशन से तो सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है और वो कंटिन्यूअस है और वो मेरे पास में डिफरेंशिएबल है। चलो भाई, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हमारे पास में क्या कहती है कंडीशन, जिसके अंदर में आपको कोची रहमान इक्वेशन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो पहले तो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, फिर दूसरी इस कंडीशन पर आ जाओ। तो ये कंडीशन ये कहती है कि आपने भाई ऊपर जो पार्शियल डेरिवेटिव किए ना, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के लेके आए हो, जो u का x के, u का y के, v का x के और v का y के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव जो किया है, तो इसके अंदर में आपको ऐसा करना है कि जो u यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव x का जो था वो आपका इक्वेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैंने बोला कि पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में ये इक्वल होंगे। दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो ये कहता है कि आपने u को y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव किया है उसका आपके पास में वो इक्वल होनी चाहिए जो आपने डेरिवेटिव निकाला v का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वहां पर आप लोग के पास में एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, यानी कि उसका नेगेटिव पार्ट इक्वल होने चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास में कोची रहमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि ये मेरे पास में इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया गया है। पहली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई है, तभी हम दूसरी कंडीशन पर मूव करते हैं। तो आप कहेंगे कि जो फंक्शन आप लोगों को दिया गया है, कौन सा फंक्शन, जो यहां पर मेरे पास में फंक्शन दिया गया था एफ जेड दैट इज यू प्लस में आइटा वी, ये मेरे पास में एक एनालिटिक फंक्शन है भाई, ठीक है। दो सफिशिएंट कंडीशन समझ में आई कि u का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और यहां पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि u का y के नीचे है जो मेरे पास में, तो इसका x के रिस्पेक्ट में जब v का कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए वो। चलो भाई, अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है e की पावर में x cos y आइटा e x sin y। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि u कौन सा है और v कौन सा आप लोग के पास में। आप अगर बहुत ही बिखरा हुआ आप लोग के पास में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इमेजिनरी पार्ट एक साइड में कर लेने हैं और आपके रियल पार्ट जितने भी हैं वो सारे एक साइड में कर लेने हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों ने समझ ली है। तो u और v आप लोगों ने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरे पास में ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे ना। अब देखो, फंक्शन जो बना हुआ है उसके अंदर में कोस भी आ रहे हैं और एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन आ रहे हैं। तो आप इसको चेक करने के बजाय डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। ये हमारे पास में जब कैलकुलस पढ़ा रहे थे वहां पे इन चीजों के बारे में बात करी थी। अब क्या करना है, कोची रहमान इक्वेशंस को मेरे को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो वो सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके साथ में तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव किसका करेंगे, पहले आप u का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो u मेरे पास में ये है, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान से सुन लेना भाई जिनको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है, तो y वाला जो फंक्शन है ना उसको तो आप एक नंबर की तरह मान लो, यानी कि कांस्टेंट है। बचा क्या मेरे पास में ex, केवल इसका डिफरेंशिएट करो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा, एज इट इज आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी को मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ex जो मेरे पास में कांस्टेंट यानी कि एक नंबर के रूप में मान लो, तो नंबर एज इट इज मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया ex। और जो कोस होता है उसका आपको सबको पता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन y होती है। तो यहां पर आप लोगों ने लिख दिया e की पावर में x साइन y हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में v है, तो v के साथ में भी वही करने, पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर आपको y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर आप लोगों ने किया
पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई, तो आप लोग के पास में ई एक्स कोस वाई आया। और जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ये y मेरे पास में कांस्टेंट हो जाता है, ई एक्स का ई एक्स बनेगा मेरे पास में। और जो मेरे पास में साइन y आया है, साइन y मेरे पास में साइन जो इसका हमारे पास में एज इट इज बन जाएगा, क्योंकि इसको मैंने क्या माना, एक कांस्टेंट के रूप में मान के चला जब मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये माइनस अभी इसके अंदर में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने लगा दिया इसके अंदर में। क्यों लगाया, जब मैं इसको सेटिस्फाई करवाना चाह रहा हूँ इसलिए वहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, इसका अभी कोई रोल नहीं है माइनस का। चलो भाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि भाई आपको डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई इन दोनों को कंपेयर करना है। तो बिल्कुल सही आ गया भाई मेरे पास में, इसको प्लस रखना भाई आप लोग ना, ये प्लस रखो। और दूसरा मेरे पास में क्या है, ये दूसरा मेरे को डेल यू वाई है, उसको डेल वी बाई डेल एक्स के अक्रॉस में मेरे को कंपेयर करवाना है। ये तो दो कंडीशंस थी कि जो आपको वाई आया है उसको डेल वी बाई डेल एक्स के कंपेयर करना है, जो कि नेगेटिव होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए वो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लस अगर है मेरे पास में, जो प्लस बना था, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे के क्या बन गए, अपोजिट बन गए। पहली जो कंडीशन थी ये वाली, ये भी सेटिस्फाई हो गई है, और ये वाली कंडीशन ये भी मेरे पास में सेटिस्फाई हो गई है। यानी कि इसने क्या किया, कौशी-रीमान जो इक्वेशंस थी उनको सेटिस्फाई कर दिया है। तो हम कहेंगे कि जो मेरे पास में फंक्शन बना था ये मेरे पास में एक एनालिटिकल फंक्शन, यानी कि एक एनालिटिक फंक्शन मेरे पास में गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। मेरे पास में गेट का 2018 के अंदर में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बस क्वेश्चन डराने के लिए आपको इतना बड़ा बनाया गया था, बाकी क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था। ठीक है, एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। भाई भैया तो समझ में आ गया कि मेरे पास में जो बात हो रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को लेके हो रही है, और जेड उसने दे दिया कि एक्स प्लस में आईटा वाई है, और इसका फंक्शन को क्या वैल्यू दी गई थी, लंबी चौड़ी वैल्यू उसने पकड़ा दी, आई जेड प्लस में के रियल ऑफ जेड, आई इमेजिनरी ऑफ जेड। अब जिसने भाई ये जो पहला लेक्चर नहीं देखा होगा वो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, इसके साथ में आर ई क्या आ गया, आई एम क्या आ गया। तो आप लोग को इसके अंदर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सीधा मतलब है कि रियल ऑफ जेड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये सीधा एक्स की बात कर रहा है। यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ जेड की बात कर रहा है, यानी कि ये वाई की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को सीधा उठाओ और यहाँ पर पुट करने की कोशिश करो भाई। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर में आप लोगों ने वैल्यू रखी, इस फंक्शन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आई जो जेड था उसको एक्स प्लस में आईटा वाई मान लिया, कि रियल ऑफ जेड था वो एक्स आ गया मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास जो जेड गिवन है दैट इज एक्स प्लस में आईटा वाई आप लोग को गिवन है। तो रियल पार्ट मेरे पास में एक्स है, एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इमेजिनरी ऑफ जेड है आईटा के साथ में, तो वाई बना हुआ है, तो वाई इसके साथ में मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया भाई। ठीक है, अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, जितने भी रियल है रियल की तरफ एक साइड में कर लो, इमेजिनरी उनको एक साइड में कर लो। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे इसके अंदर में, तो आप लोग रियल को एक तरफ में कर लेंगे और आपके पास में इमेजिनरी को एक तरफ करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज के एक्स माइनस में वाई प्लस में आईटा एक्स प्लस में वाई, यानी कि आप लोगों के पास में एक इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो आप लोगों के पास में मिल गया। अब देखो ये मेरे पास में हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फंक्शन सेटिस्फाई द कौची-रीमान इक्वेशन, यानी कि इसने पूछा कि किस वैल्यू के लिए कौची-रीमान इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। जो स्टेप्स की बात कर रहे थे, यानी कि एनालिटिकल फंक्शन के बारे में बात कर रहा है भैया। ये तो हो गया हमारे पास में कि ये एक तरह से तो डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस फंक्शन मेरे पास में आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पास है पोलिनोमियल टाइप में आ रहे हैं, यानी कि जो वेरिएबल सिंगल जो इनके आ रहे हैं एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहे हैं, तो मेरे पास में ये एक पोलिनोमियल फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास में डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। चलो भाई, अब दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, कौशी-रीमान इक्वेशन को फॉलो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको बिल्कुल जानकारी है इस बारे में कि मुझे पहले u का x के रिस्पेक्ट में और u का y के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास में k वैल्यू आएगी और ये आपके पास में माइनस v आएगी। जब इसको v के पार्ट को x के रिस्पेक्ट में और v के पार्ट को y के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको मैं v y और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है भाई, अब मैं देखता हूं कि मुझे कौची-रीमान इक्वेशन फॉलो करवाने के लिए क्या चाहिए होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों इक्वल चाहिए होते हैं। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं भाई, ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब k की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यही तो आंसर था भाई मेरे, यही तो पूछ रखा था उसने कि k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये तो भाई हमारे पास में हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यानी कि हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आनी चाहिए। तो नेगेटिव आ रही है, -1 आ रहा है और ये मेरे पास में 1 आ रहा है, यानी एक दूसरे के नेगेटिव आ गई है। दूसरी इसको सेटिस्फाई करवा दिया, बिल्कुल सेटिस्फाई करवाया, कब, जब ये k = 1 मेरे पास में वैल्यू रख दी जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूरी आप लोग को
बताई गई थी और यही यहाँ पर आंसर पूछा गया कि के की किस वैल्यू के लिए, तो 1 इसकी वैल्यू आप लोग के पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेट 2016 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भाई एक फंक्शन है मेरे पास में, दैट इज एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस में जेड स्टार इसके ऊपर में लगाया गया था। अब आगे बताएगा क्वेश्चन के अंदर में। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको डराने के लिए बड़ी बड़ी चीजें उसके अंदर में डाल देगा हो, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन के आगे पढ़ते चलोगे ना, तो आपको पता चलता चलेगा कि हाँ ये किस बारे में हमारे साथ में डिफाइन करना चाह रहा है, किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है। देखो तो यहाँ पर आपको बोलेगा जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, बिल्कुल हम भाई समझ गए जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स प्लस में आइटा वाई इस फॉर्म में रखा गया होगा, या फिर ए प्लस में आइटा बी की फॉर्म में रखा गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड जेड स्टार डिनोट्स इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विच वन इज ट्रू। तो इसने पूछा है कि इसके अंदर से कौन सा हमारे पास में ट्रू होगा अगर जेड स्टार जो है वो उसका कॉन्जुगेट होगा। तो जेड स्टार कॉन्जुगेट है, तो भाई आपको पता है कि कॉन्जुगेट निकालने का सीधा तरीका होता है कि जो इमेजिनरी होती है उसको आपको उसका नेगेटिव साइन कर देना है। पिछले लेक्चर में देखा था आपने, तो ये आपने नेगेटिव कर दिया और ये आपके पास में आइटा वाई मेरे पास में वैल्यू बन गई, यानी कि ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स हो गया वेरिएबल और ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब जो फंक्शन है, फंक्शन बना लो भाई। जब फंक्शन आप बना रहे हो तो 2 प्लस में जेड स्टार बोला इसने, इन दोनों को प्लस करो। जब प्लस करोगे तो ये तो आपस में कट हो गए। प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी ना कि जब जेड प्लस में जेड कॉन्जुगेट आप लोग के पास में पढ़ते हैं तो वहां पर रियल ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ जेड ही आप लोगों को मिलता है। जो पिछले में हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो यही तो चीज आ रही थी। आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या मिलेगा, रियल ऑफ जेड ही आप लोग को मिलेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ जेड मिलने वाला है। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एक्स यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। अब इसके अंदर में देखो क्या क्या पूछ रहा है ये फंक्शन आप लोगों ने बना लिया भाई। ठीक है, अब इसकी कोची रेमान इक्वेशंस निकाल लो। तो कोची रेमान इक्वेशन निकालेंगे तो हमें जो प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसमें बोला गया है कि यू एक्स आप लोग निकालो, यू वाई निकालो और इसको इक्वेट करने की कोशिश करो। तो जब आप इसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे जो फंक्शंस होंगे वो एक दूसरे के इक्वेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास में जो वैल्यू बनेगी इसकी यू एक्स वो 2 बनने वाली है और यू वाई जो होगा मेरे पास में 0 बनेगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वेट नहीं कर रही है, यानी कि मेरे पास में एक एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसने कोची रेमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया है। बेशक ये मेरे पास में एक पोलिनोमियल है और कंटिन्यूस भी है, 2x मेरे पास में एक पोलिनोमियल भी है और कंटिन्यूस भी है, लेकिन ये कोची रेमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मेरे पास में एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अब इसके ऑप्शंस पर आ जाओ। तो भाई ऑप्शन क्या पूछ रहा था, इसने कहा कि एफ जेड इज बोथ एनालिटिक एंड कंटिन्यूस। क्या है भाई ये कंटिन्यूस? तो हमने मान लिया कि कंटिन्यूस तो है। क्या ये एनालिटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं कि एफ जेड, ये नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं कि एफ जेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये तो भाई नॉट कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पोलिनोमियल है। नाइदर कॉन्टिन्यूस, ये भी ऑप्शन मेरे पास गलत हो गया, ये भी मेरे पास में ऑप्शन गलत हो गया। अब इस फंक्शन पे बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस बट नॉट एनालिटिकल, बिल्कुल सही है। कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये पोलिनोमियल है और नॉट एनालिटिकल है क्योंकि इसने कोची रेमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया था। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें बोला गया कि फंक्शन है एफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स आइटा वाई इज गिवन एज एफ एक्स। ये आप लोगों को लंबी चौड़ी रकम जो दे रखी है, वेयर यू जो यू फंक्शन है मेरे पास में उसकी वैल्यू दी गई है 2kxy है, और v यानी कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र दी गई है। तब कह रहा है कि k की देन वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज एनालिटिक। अब एनालिटिक है तो आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए भाई चीज कि एनालिटिक है तो इसको पहले तो ये पोलिनोमियल होने चाहिए, यानी कि सॉरी जो हमारे पास में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या है भाई ये? बिल्कुल है, क्योंकि यू भी हमारे पास में एक पोलिनोमियल यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है और ये भी मेरे पास में एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है। तो ये दोनों मेरे पास में एक जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी अब मुझे क्या देखना है कि एनालिटिकल है या नहीं है। तो एनालिटिक चेक करने के लिए मेरे को कोची रेमान इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा, और कोची रेमान इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा तो मेरे को यू भी पता होना चाहिए और वी भी पता होना चाहिए। तो यू और वी दोनों चीज आप लोगों को दे दी गई है। पहला स्टेप आप लोगों ने क्लियर कर लिया। दूसरे स्टेप पर बात करें तो आगे से हम क्या करेंगे, जब भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो मैं इसको यू एक्स कर दूंगा और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू वाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि यू एक्स इज इक्वल टू 2ky हो गया और यू वाई जो मेरे पास में 2kx हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई? आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि ये मेरे पास में एक को हम कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे को जो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको
पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते, ठीक है। उसी तरह से v की बात करेंगे तो v x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ इसको कांस्टेंट मान लेंगे और ये 2x आ गया। और दूसरा मेरे पास में जब इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास में x कांस्टेंट हो जाएगा और ये मेरे पास में -2y आने वाला है। ओके, तो अब आप लोगों को देखना होगा कि ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब इसको सेटिस्फाई करवाना होता है तो हमें ux को y के रिस्पेक्ट में करवाना होता है, ठीक है। और ये मेरे पास में जो वैल्यू है इनको हमें जो uy है उसको vx के रिस्पेक्ट में और ux है उसको y के रिस्पेक्ट में, मतलब इन दोनों को इक्वेट करवाना होता है। तो uy और vx में ये रिलेशन होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए। क्या ये अपोजिट कब बन सकते हैं? तो यहाँ से तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि भाई इन दोनों को इक्वेट करवाना है मेरे को, तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू -1 रही होगी। k की वैल्यू जो -1 रही होगी तभी तो एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं ये वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास में k की वैल्यू आई -1। तो k की वैल्यू अगर -1 होती है तो मेरी जो इक्वेशन होगी वो एनालिटिक होगी, और एनालिटिक होने की वजह से मेरे पास में k की जो कोची-रीमान इक्वेशंस भी हैं वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके अंदर में आप लोगों को बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं ये, जिसके अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक फंक्शन आप लोगों को दे दिया गया डराने के लिए बहुत बड़ा सा f(z) = u(x, y) और ये यहाँ पर बोल दिया कि एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है तो आप लोगों के दिमाग में सीधा ये चलना चाहिए कि भाई ये कोची-रीमान इक्वेशन को फॉलो करेगा। फिर कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z(x) प्लस में आइटा y और आइटा की वैल्यू उसने दे दी, इफ uxy 2xy देन vxy मे बी एक्सप्रेस्ड एज। यानी कि कहने की सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर में समझो कि इसने एक फंक्शन दे दिया आप लोगों को कि जो f(z) आप लोग मानते हैं ना कि uxy प्लस में आइटा xy ये आप लोगों को दिया हुआ होता है, तो इसने फंक्शन की ये वैल्यू दे दी और आप लोगों से ये पूछ रहा है कि ये बताओ, ये दूसरा टाइप है जो हम एनालिटिक फंक्शन के ऊपर में काम करते हैं। तो या फिर आप लोग को कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा, ये दे देगा और आप लोगों से ये पूछ लेगा जो आपके पास में रियल वैल्यू वो पूछ लेगा। यहाँ पर आपको रियल वैल्यू दे रखी है और इमेजिनरी वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। चलिए सोल्व करते हैं और इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपको मेथड पता होना चाहिए कि क्या हम यूज़ करते हैं। तो इसका मेथड आपको मैं बता देता हूँ कि इसको हम टोटल डेरिवेटिव दो मेथड से सोल्व करते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। पहला मेथड है टोटल डेरिवेटिव मेथड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर में हमें रिप्रेजेंट करना अगर v यानी कि कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास में इमेजिनरी वैल्यू है उसको मुझे फाइंड करना है, तो मुझे जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v है विद रिस्पेक्ट टू x उसको कंप्लीट डेरिवेटिव यानी कि जो इंटीग्रेशन है dx के साथ में लेके चलना है। उसी तरह से जो पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू y है उसको dy के रिस्पेक्ट में मुझे, ये देखो ये पार्शियल और ये कंप्लीट की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट इंटीग्रल जो हम यहाँ पर करेंगे dy यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू होगी वो आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा, जो आपके पास में v फंक्शन यानी कि इमेजिनरी फंक्शन होगा। लेकिन इस मेथड के थ्रू मैं आप लोगों को प्रीफर नहीं करूंगा जाने के लिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कोशी-रीमान इक्वेशंस पे मैं ले जाने की कोशिश करता हूं और इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस जो इक्वेशन गिवन है यानी कि जो आपको u की वैल्यू गिवन है उसका पहले तो आप डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव किया ux किया तो आपके पास में 2y होएगी, uy करेंगे तो आपको 2x आप लोग को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यही थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, लो भाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो आप लोग के पास में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर मेरे पास में जो वैल्यू बनी है डेल u बाई डेल x की, तो ये मेरे पास में 2y बनेगी भाई यहाँ से, और u y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x बन रही है आप लोगों के पास में। तो कहीं आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था भाई कोची-रीमान इक्वेशन के अंदर में कि ये जो ux की वैल्यू है वो v y के इक्वल होनी चाहिए और जो u y की वैल्यू है वो माइनस ऑफ जो v x होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो बिल्कुल वही चीज़ आप लोगों ने पढ़ी, तो यही चीज़ को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू तो आपके पास में 2y आएगी और ये वैल्यू आपके पास में -2x आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। तो आप एक एक क्वेश्चन के अंदर में एक एक ऑप्शन को इसको करते रहेंगे, देखेंगे इसके अंदर में सोल्व करके देखेंगे। इसके अंदर में पहले डेल v बाई डेल एक्स आप करके देखो और डेल v बाई डेल वाई आप इसका निकाल के देखो। तो जो वैल्यूज मेरे पास में आ रही होंगी, ये मेरे पास में 2x आ रहा है और ये मेरे पास में -2y आना चाहिए। तो कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है भाई, ये इसके अंदर में b जो ऑप्शन है इसके अंदर में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। कैसी हो रही है, इसको आप डेरिवेट करो x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 2x, बिल्कुल सही है जी।
और डेल वी बाई डेल वाई आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग निकालेंगे इसके अंदर में एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, तो आपको क्या मिल रहा है, -2y यहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर भी मेरे पास में जो निकल के आया था इसके रियल पार्ट से निकाल के, तो ये भी मेरे पास में वही वैल्यू निकल कर आ रही है। तो आप कहेंगे कि ये मेरे पास में इसका राइट आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, चलिए इसका हम बात करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। नहीं, इसके अंदर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -2 एक्स मांग रहा था ना, सॉरी यहाँ पे -2 एक्स मान रहा है, तो हमने -2 y के इसके साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस ऑप्शन के अंदर में ये बिल्कुल सही आएगा कि जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2x आएगा, बिल्कुल सही है चीज़ वो, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं उनको ये सेटिस्फाई कर लेगा कौशी-रीमान इक्वेशंस को लेके, और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन राइट आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ मैं, एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर में आता है, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन भी उसी तरह से हमें काम करना होता है उनके ऊपर भी। तो ये क्या कहता है कि हार्मोनिक फंक्शन कोई भी हमारे पास में होगा तो पहले तो वो उसको कौशी-रीमान इक्वेशन है, यानी कि वो फंक्शन जो है एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन, जो कि एक लैपलास इक्वेशन हमारे पास में आती है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसको एक हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है लैपलास इक्वेशन को। अब बात करें कि ये लैपलास इक्वेशन आखिर में रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जो डेल का आप लोगों ने, मैंने डेल ऑपरेटर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि इसको आप पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में हम लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन x और y की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें x और y ही इसके लेके चलने हैं। और ये डेल स्क्वायर है तो आपको इसको डबल पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा u को x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से u को जो आपके पास में आएगा उसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव होगा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास में लैपलास इक्वेशन आती है और ये इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, पहला काम क्या करना है आप लोग को, फंक्शन तो एनालिटिकल होना ही होना चाहिए, यानी कि कौची-रीमान इक्वेशन को ये फॉलो करना ही करना चाहिए। उसके बाद में ये लैपलास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन ही हमारे पास में ज़रूरी होती हैं जब हमें कोई हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर में आ जाता है कि हार्मोनिक कंजुगेट क्या होते हैं। तो हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब होता है कि, सॉरी यहाँ पर जो मेरे पास में एनालिटिकल अभी बात कर रहा था मैं, कि जो हार्मोनिक कंजुगेट की बात कर रहा हूं मैं, तो हार्मोनिक कंजुगेट कहता है कि जो आपके पास में फंक्शन है u प्लस में आइटा v और आइटा v एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है, तो किसी भी फंक्शन को हम हार्मोनिक कंजुगेट तब कहेंगे जब वो एनालिटिकल हो, मतलब एनालिटिक फंक्शन हो, प्लस में वो हमारे पास में लैपलास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, दो चीज़ें उसके साथ में होनी चाहिए, वो एनालिटिक भी होना चाहिए और दूसरा वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ में हम इसको शुरुआत करते हैं। और ये मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है ES 2017 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x माइनस एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इज हार्मोनिक। ये हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन के बारे में है इसका, तो सीधा मतलब है कि मुझे लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अब लैपलास इक्वेशन को मुझे सेटिस्फाई करवाना है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस फंक्शन को कोई भी नाम दे दो, जैसे z दे रहे थे, y आप इसको फाई मान लो, जो भी आपका मर्जी करे उस फंक्शन के रूप में आप इसको मान लो। तो मैं इसको फाई रूप में मान के चल लेता हूँ ताकि मैं अपनी कैलकुलेशन इजी फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो डेल था मेरे पास में, जो वहाँ पर मैं फंक्शन जो आ रहा था जेड था उसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में हम उसको डबल डेरिवेटिव कर रहे थे, तो वही चीज़ मैंने कर दिया। डेल स्क्वायर फाई और डेल जो मेरे पास में एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस में ये वाई के रिस्पेक्ट में आप लोग करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लो भाई जल्दी से। इसकी वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो आप लोगों ने निकाला कि ये फंक्शन जो आ रहा है मेरे पास में 2 माइनस में 2x आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। दूसरा मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा दोबारा से, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना है, तो ये मेरे पास में फंक्शन बनने वाला -2 वैल्यू इसकी आने वाली। ठीक है, अब मैं y के रिस्पेक्ट में इसको करता हूँ क्योंकि मुझे ये फंक्शन भी तो चाहिए। जब इसको आप करेंगे तो ये वैल्यू आप लोग के पास में बनने वाली है 2my यहाँ से, क्योंकि y है मेरे पास में, बाकी में तो कांस्टेंट है ना, तो उसका तो मैं यूज़ कर नहीं सकता, वो तो 0 हो गई है। पार्शियल डेरिवेटिव का यही तो खेल है। अब इसको दोबारा से आप डेरिवेट करो, तो दोबारा डेरिवेट करेंगे तो आपके पास में 2m वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास में जो फंक्शन है वो लैपलास इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसी ने बोला ना कि ये लैपलास जो मेरे पास में फंक्शन है वो हार्मोनिक होना चाहिए।
तो हार्मोनिक होना चाहिए तो भाई इसको लेप्लास इक्वेशन को फॉलो करना ही करना चाहिए। तो हमारे पास में इसके अंदर में वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, तो ये मेरे पास में वैल्यू -2 आ रही है, -2 आप लोगों ने पुट कर दिया भाई। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास में, 2m आ रही थी, 2m आप लोगों ने पुट कर दिया। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द m इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लोग को m की वैल्यू जो है वो 1 मिलने वाली है, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इनको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का बता दिया मैंने कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट तब होता है, ये एक मान लो कि आपको लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि एक एनालिटिक भी होगा मेरा फंक्शन और लैप्लास इक्वेशंस को भी वो सेटिस्फाई करे। लैप्लास इक्वेशन क्या होती है वो भी आप लोगों ने देख ली कि डबल डेरिवेटिव होता है किसका, जो डेल ऑपरेटर होता है उसका स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव में लेने पड़ते हैं जो भी हमारे पास में फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि क्या मेरे पास में इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कैसे हम किसी फंक्शन को एनालिटिक बोलते हैं। एनालिटिक के हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर में सोल्व करके देख लिए, इनको भी आप एक बार गो थ्रू होके चले जाना भाई, ठीक है। इनको भी आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट होता है। इन्हीं को आप क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करो ताकि आप लोग के पास में एक ग्रेस्प बन जाए कि हाँ मेरे पास में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो गया कि मेरे पास में क्वेश्चन आएगा तो मुझे इन्हीं स्टेप को अप्रोच करते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए भाई मैं इसी लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करूँगा, 1 या 2 लेक्चर और इसके अंदर में आएंगे जिसके बाद में हम इसको टोटली खत्म कर देंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और आपके एग्जाम के अंदर में 1 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्मली होता है कि यहाँ से मिलेगा मिलेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग को PDF फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।